हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में वर्क के बाद एनर्जी को कवर कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। एनर्जी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट सेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स थे, उन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे जो आप लोगों को मैंने दिए थे। तो आप लोगों ने उसको ट्राई किया हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहे होंगे तो उसको मैं समझाऊंगा। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, जिसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, PDF ले सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बोला था कि इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और इसको कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको कल भी बताया था, इसको क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो हमको बताना है द काइनेटिक एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखा जाए तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी का, जिसको क्या कहा जाता है? हाफ mv²। ये है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? इसका मास है m, मतलब उसका द्रव्यमान m लिया जा रहा है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है? उसका वेग कितना है? तो उसका वेग मिल रहा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। और साथ साथ उसके द्वारा जो भी एनर्जी है, मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर इज 25 जूल। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको दी हुई है 25 जूल। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अगर इसकी वेलोसिटी को हमने क्या किया? वेलोसिटी को डबल कर दिया तो क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो हमको यहाँ वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ानी है और फिर वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ानी है। ये चीज करके हमको देखना है। तो बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? उसके 25 जूल्स है। अब वेलोसिटी डबल कर दें, थर्ड कर दें, तो क्या होगा? तो देखा जाए तो सबसे पहले फॉर्मूले में हम चीजें रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कितनी दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपको 25 जूल्स दी हुई है। तो भाई 25 जूल्स इज इक्वल्स टू हाफ m, और v की जगह क्या है आपका? 5। तो 5 का स्क्वायर कर दिया आपने, ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ पर जो है आपका m v² हो गया है, तो ये आ जाएगा 1/2 25 m इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू ये होगी कि भाई 25/25 इंटू 2 इज इक्वल्स टू m। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 25 नीचे आएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई? तो मास इसका है 2 kg। तो इसका मास क्या है? 2 kg है। तो आपको पता चल गया इसका मास 2 kg है। अब आपको पहली कंडीशन निकालनी है कि वेलोसिटी को हम डबल कर दें। अब वेलोसिटी को अगर आप डबल करेंगे तो अभी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या कर देनी है? 10 मीटर पर सेकेंड पे निकालना है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। जब 2 टाइम्स कर दी गई है तो हाफ m की वैल्यू कितनी है? 2 है, और वेलोसिटी कितनी है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जब डबल की जा रही है तब इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है? 100 जूल्स आ जा रही है। ये बात थी। इसके अलावा एक चीज पूछी जा रही है कि काइनेटिक एनर्जी को हम कितना कर दें? 3 टाइम्स कर दें। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 टाइम्स कर देते हैं। 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 5 का 15 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी थर्ड केस में, तो हाफ m की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसके अलावा वेलोसिटी कितनी है? 15 है। तो ये 15 का स्क्वायर है। तो ये काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स में कितनी हो जाएगी? 225 जूल्स। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल जाएगी 225 जूल्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या पता होना चाहिए? हाफ mv² पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ MCQ भी मैंने दिए थे आपको, उनको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन पोजेसेस एनर्जी एंड कैन डू वर्क, दिस एनर्जी इज कॉल्ड। कल ही मैंने आपको बार बार बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या हो? मोशन हो, तो मोशन होने पर उस पर गतिज ऊर्जा होती है। तो वहां पर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? उस पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिमान वस्तुओं में ऊर्जा होती है और वे कार्य कर सकती हैं, तो ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कल मैंने आपको बार बार बताया था मैकेनिकल एनर्जी हमेशा किसका सम होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है। मतलब जो यांत्रिक
आपकी ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो किसका सम है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। इसके बाद बात करें व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता है? mv²। अब इसमें अगर हम बात करें क्या मास इसको इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, इसमें मास आ रहा है। तो यहां पर गतिज ऊर्जा में क्या प्रभावित करेगा? तो द्रव्यमान तो दिख रहा है आपको m। इसके अलावा मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसमें मास इंटू वेलोसिटी चेंज होगी तो इफेक्ट आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो भी इफेक्ट आएगा। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो ऑल उपरोक्त सभी विकल्प इसके सही होंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि इफ अ स्पीड ऑफ अ कार बिकम्स 2 टाइम्स इट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अब देखा जाए तो मान लिया जाए कि नॉर्मली कोई वेलोसिटी से आपकी कार चल रही है, तो ये आपका क्या है? नॉर्मल केस में। तो नॉर्मल केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv² हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं? स्पीड ऑफ कार मतलब वेलोसिटी को कितना बढ़ा देते हैं? 2 समय बढ़ा दे रहे हैं, 2 गुना बढ़ा दे रहे हैं। तो यहां पर वेलोसिटी को आपको जो है 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा? तो 2 टाइम्स में आप करेंगे हाफ m और ये हो जाएगा 2v², क्योंकि हमने को 2 टाइम्स करना है। तो जब हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा? हाफ m 4v²। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 4 हाफ mv²। और ये हाफ mv² तो ये नॉर्मल केस में है, तो ये नॉर्मल केस से कितना बढ़ गया? तो 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल केस। तो यहां पर आप क्या बता देंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी अगर वेलोसिटी 2 गुना हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल्ड रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई कार चल रही है, उसकी वेलोसिटी पहले 10 थी, अब 40 हो गई है। इन दिस प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, अब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? अगर कोई भी चीज जो है अगर गतिमान अवस्था में होती है, मोशन में होती है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। यहां तो क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का पूछा जा रहा है। एक कार समतल सड़क पर त्वरित की जाती है और अपने प्रारंभिक वेग से 4 गुना वेग प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तो होगी ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज किससे होती है? स्थिति के अनुसार होती है। यहां पर तो ये समतल रोड पे चल रही है, इसको कोई हाइट थोड़ी मिल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्थितिज ऊर्जा में लगता है mgh। ना यहाँ मास चेंज हो रहा है, ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है, ना हाइट चेंज हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर नहीं बदलता है, डज नॉट चेंज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं। तो इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से ऊर्जा के परिवर्तक हैं। तो डायनामो की बात करें तो डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। कैंडल क्या करता है? तो आपका केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देता है। केमिकल क्या? कैंडल के अंदर वैक्स है, तो वो क्या है? एक तरीके का रासायनिक ही है, तो उस रसायन को जलाने पर लाइट मिलती है। माइक्रोफोन क्या करता है? तो माइक्रोफोन क्या करता है? जैसे आपके फोन में माइक्रोफोन लगा होता है, तो ये माइक्रोफोन क्या आपके साउंड को लेगा और साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। तो ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर क्या करता है? तो लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका साउंड एनर्जी में बदलता है। लाउड स्पीकर से साउंड आता है। सोलार सेल क्या करता है? तो सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा बैटरी क्या करती है? तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है।
सितार क्या करता है, तो सितार आप हाथ से चलाते हैं तो वहां पर भी लगती है मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल जाती है, साउंड एनर्जी में। इसके अलावा फोटो सेल, तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना उसका विनाश हो सकता है, वो एक तरीके से दूसरे चीज में परिवर्तित होती है। ना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो दीज आर द चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहा जाता है पावर। तो आज पावर को देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो पावर के बारे में बात करें तो पावर क्या है, एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है दैट हैज डिफरेंट मीनिंग। पावर का मतलब हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन क्या है, तो बेसिकली अपनी पावर को दिखा देना। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या है पावर, तो पावर को कहा गया कि पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है किसी तय समय सीमा में, उसको कहा जाता है। मतलब रेट वर्ड आएगा मतलब टाइम की बात होगी। मतलब सिंपल वर्ड में पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने में जितना समय लग रहा है उसको कह दिया जाता है पावर। अगर वो वर्क ज्यादा कर पा रहा है कम टाइम में तो उसका पावर ज्यादा है। अगर वो बहुत टाइम ले रहा है, ये टाइम की वैल्यू आपकी ज्यादा आने लगेगी तो पावर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। मतलब पावर तब बढ़ेगा जब किसी के द्वारा कार्य किया ज्यादा बढ़ेगा, और उसका समय सीमा अगर बढ़ती जाती है तो उसका कार्य भी कम हो जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल, वी कैन डिफाइन पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। कि हम कितनी ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, कि जो आपकी कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की जो दर है उसको कहा जाता है शक्ति। तो इसका हिंदी जो है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया, एज डिस्कस पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग वर्क डन। मतलब आप यहां पर कार्य बटा समय, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शक्ति। अब देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या बनती है, तो ये हो गया आपका जूल, और जूल के नीचे जब सेकंड आ जाएगा तो ये बन जाएगा जूल पर सेकंड, और इसी को कहा गया वॉट। तो जेम्स वॉट के नाम पर हमने इसकी यूनिट का नाम क्या रख दिया, वॉट। तो शक्ति की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो आप जो है कभी भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं तो उसका वॉट पूछते हैं कितने वॉट का है, तो उसकी पावर बताया जाता है 10 वॉट का है, 20 वॉट का है, तो वो उस तरीके से बात होती है। तो पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी, वेयर पावर P इज पावर, W इज वर्क डन, T इज टाइम टेकन। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति कितना काम कर पा रहा है कितने समय सीमा में, उसको उसकी पावर कहा जाता है। तो यूनिट ऑफ पावर मैंने आपको बताई थी, द यूनिट इज वॉट। तो यहाँ पर एज पावर डोंट हैव एनी डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसके पास कोई दिशा नहीं होती है, तो ये क्या है, अदिश है, एक अदिश राशि है, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है वो जूल पर सेकेंड है, और विच इज टर्म्ड एज वॉट। और वॉट कैन बी डिफाइंड एज पावर टू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपका 1 वॉट पावर का मतलब क्या है, कि 1 जूल कार्य किया गया है कितने समय में, 1 सेकेंड में, तो उसको हम वॉट पावर कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा द यूनिट वॉट है इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, तो डेवलपर ऑफ स्टीम इंजन, इन्होंने स्टीम इंजन डेवलप किया था, तो इसके नाम पर ही पावर की यूनिट को रख दिया गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा हॉर्स पावर पूछा जाता है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं। इसके अलावा 1 वॉट आर जो है ये 3600 जूल्स होता है। और अगर आपको 1 किलो वॉट आर आ जाए एग्जाम्स में, तो इसको याद रखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये 1 वॉट आर का मतलब क्या है, तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा आ जाएगा समझने आपको। तो 1 वॉट आर की बात करें तो देखिए 1 वॉट आर का मतलब क्या है, तो समझना पड़ेगा इसको। सबसे पहले देखिए पावर का मतलब क्या है, तो पावर का मतलब है कि आपका इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 1 वॉट। अगर कहीं 1 वॉट काम हुआ है तो मतलब वर्क डन कितना हुआ होगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, टाइम की बात कर रहे हैं। अब यहां पे आपको क्या दे दिया गया है, 1 वॉट आर दे दिया गया है। आपको पता होता है कि 1 वॉट, जैसे इसी की जगह हम बात कर रहे हैं 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल
पर 1 सेकेंड। इसको लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 1 वॉट के साथ आर लगाना है, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर आर लगा दिया। अब आर यहाँ लगाया तो आर यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड होगा। तो अब यहाँ पर 1 वॉट आर तो हमने लिख दिया, लेकिन क्या इस आर का मतलब क्या है? तो 1 घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो इस 1 आर को क्या हम नहीं लिख सकते हैं 60 × 60 सेकेंड्स? लिख सकते हैं। तो 1 वॉट आर इज इक्वल टू हो गया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और आर की जगह आ जाएगा 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड आ गया। तो इस सेकेंड से ये सेकेंड कट गया, तो 1 वॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3600 जूल। तो 1 वॉट आर इस तरीके से होता है 3600 जूल्स। इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछी गई है जो मैंने अभी यहाँ पर दिया कि 1 किलो वॉट आर। तो 1 किलो वॉट आर आ जाए तो क्या करें? कुछ नहीं करें, ऐसे ही करें, 1 किलो वॉट आर लिख दीजिए। अब 1 किलो वॉट आर आपको लिखना है, तो 1 किलो वॉट आर के लिए आप वही सेम प्रोसेस करिए कि क्या करेंगे आप, आपको सिर्फ ये पता है कि भाई 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है? इसमें आपको किलो भी एक्स्ट्रा आ गया है, आर भी एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप जोड़ दीजिए, इसमें किलो भी जोड़ दीजिए, आर भी जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा किलो और आर। अब देखा जाए तो किलो और आर की बात करेंगे तो किलो का मतलब क्या होता है? तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। आर का क्या मतलब होता है? तो अभी मैंने बताया 3600 सेकेंड्स। तो कुछ नहीं करिए, इसके आगे लिख दीजिए 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड 10 की पावर 3 इंटू 3600 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 1 किलो वॉट आर हो गया आपका 3600। इसके अलावा 3 जीरो और लगा दीजिए, जूल। तो ये जो है आपका हो गया, इसको आप देखेंगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये जो है 1 किलो वॉट आर को ही आप बोलते हैं 1 यूनिट। और जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो इसी के हिसाब से बताता है कि आपका जो घर में मीटर लगा होता है उसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। क्या बोला जाता है उसको? एनर्जी मीटर कहा जाता है। तो एनर्जी मीटर में कितनी खपत हुई है, 1 यूनिट जलाया आपने बिजली, 100 यूनिट जलाई है, तो 100 यूनिट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? तो 1 किलो वॉट आर ही होता है, वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। मतलब आपके घर में कितनी ऊर्जा की खपत हुई है। तो वहां पर याद रखना, मीटर को कभी भी, आपके घर में जो मीटर है वो यूनिट जो है वो वॉट में नहीं बताता है, वो जूल में बताता है। तो इसलिए जो है ये याद रखिए कि 1 वॉट आर आ जाए तो वो 3600 जूल होता है, 1 किलो वॉट आर आ जाए तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। और जो हमारी घर में मोटर्स होती हैं वो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट की होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो पावर से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। तो होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी वर्क एनर्जी पावर के ऊपर। तो यहाँ से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, और भी एस्पेक्ट्स को आगे हम कवर करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, किसी भी तरह के कोई सजेशंस हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे इनसे जुड़ सकते हैं, PDF ले सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।